हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 34th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 38 को। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियोस पर उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, जो मैं एडमिट करूँगा कि इसका एक मेन रीज़न मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। पर बाकी जो भी रीज़न हो, इन कम व्यूज़ की वजह से यूट्यूब के थ्रू मेरी कोई अर्निंग नहीं हो पाती है और इसलिए मैं इस पर फुल टाइम काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि हो सकता है कि आगे भी मैं वीडियोज़ को उतना फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पाऊँ। पर इसके बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि एज अ हॉबी मैं अभी भी इस चैनल को चलाना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ जो मैंने एक छोटी सी फैमिली बना ली है, मतलब जो भी लोग रेगुलरली कमेंट करते हैं, उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मुझसे बात करते हैं, तो मैं इन वीडियोज़ के थ्रू आप सभी से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जल्द से जल्द एटलीस्ट इनविंसिबल की कॉमिक सीरीज़ तो कंप्लीट कर ही दूँ। उसके आगे मेरा इस चैनल को लेकर जो भी प्लान होगा, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं, वो फिर मैं आपको बता दूँगा। तो इस सब के थ्रू मैं बस आपको एक क्लैरिटी देना चाहता था कि आप इस चैनल से कितनी वीडियोज़ और कितनी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपने दिल के दरिया को आप पर बहाने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है तेलिस्क्रिया में। जैसे अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि तेलिस्क्रिया कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स की कैपिटल है, जहां से एलन द एलियन भी आता है। तो जब हमने लास्ट एलन को देखा था, तब नोलन की तलाश में आए हुए विल्ट्रोमाइट्स ने एलन को बहुत मारा था, जिसकी वजह से इलाज के लिए उसे तेलिस्क्रिया के हॉस्पिटल की एक स्पेशल फैसिलिटी में रख दिया गया था। तो हमें बताया जाता है कि एलन कई महीनों से इस फैसिलिटी में मौजूद होता है, जहाँ वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन इस फैसिलिटी में उसकी बॉडी हील होती है, उसके घाव भर जाते हैं और अब वो पहले जैसा ही हेल्दी हो चुका होता है। एलन किसी को बुलाते हुए कहता है, हेलो, कोई यहाँ है? आई थिंक अब मैं मूव कर सकता हूँ। क्या कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है? पर इससे पहले वहाँ कोई आता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में एलन से ही वो मशीन टूट जाती है और इतने में ही कोई स्टाफ मेंबर भी वहाँ आ जाता है और एलन को उठा हुआ देख कर कहता है, गुड मॉर्निंग एलन, तुम तो अब ठीक दिख रहे हो। तो एलन के उठ जाने के कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में उससे मिलने कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स के लीडर थेडस खुद आ जाते हैं। इसी दौरान एलन का नॉर्मल चेकअप भी चल रहा होता है। थेडस एलन को ग्रीट करने के बाद कहता है, जब तुम हील हो रहे थे तो मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा था। जैसे तुमने नोटिस किया ही होगा कि तुम अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी भी ये रियलाइज़ हुआ है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। हमारे टेस्ट अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही हैं और अभी हमें ये बात कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट करने होंगे। पर तुम स्ट्रेंथ और इनवल्नरेबिलिटी के मामले में अब विल्ट्रोमाइट्स लेवल के काफ़ी पास पहुँच चुके हो, अगर उनके लेवल तक नहीं भी तो। और ये भी पॉसिबल है कि थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद तुम शायद उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओ। एलन पूछता है, आप ऐसा कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कोलिशन के पास विल्ट्रोमाइट स्ट्रेंथ की कोई डेफिनेटिव रिपोर्ट नहीं है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? ये सुनकर थेडस सभी स्टाफ को उस रूम से जाने के लिए और उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। और जब उस रूम में सिर्फ थेडस और एलन रह जाते हैं तो थेडस कहता है, मुझे विल्ट्रोमाइट्स की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ लेवल पता है एलन। इतना कहने के बाद थेडस एक पॉज लेकर अपनी नकली दाढ़ी निकालते हुए कहता है, क्योंकि मैं खुद एक विल्ट्रोमाइट हूँ। तो इतने बड़े रेवलेशन के बाद हमारी तरह ही एलन भी शॉक में आ जाता है और थेडस आगे बताता है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए एक शॉक होगा। अपने एम्पायर के खिलाफ बगावत करने वाला सबसे पहला मैं ही था। मैंने ही कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स की स्थापना की ताकि मैं यूनिवर्स को अपने लोगों की बुरी नीयत से बचा पाऊँ। मुझे लगा था कि मैं एक एक्सेप्शन हूँ, वन ऑफ अ काइंड, अकेला ऐसा जिसमें बगावत की हिम्मत हो। पर फिर तुम अर्थ वाली बात लेकर आए। तुमने इनविंसिबल के बारे में बताया। वो कोलिशन और विल्ट्रम एम्पायर के बीच लंबे टाइम से चल रहे स्ट्रगल को ख़त्म करने की चाबी है। हम उसे यूज़ करके दूसरे विल्ट्रोमाइट्स को भी अपनी साइड कर सकते हैं, ताकि फाइनली बाजी हमारी तरफ हो। तुम्हें जल्द से जल्द वापस अर्थ पर जाने की तैयारी करनी होगी। मैं इस इनविंसिबल से बात करना चाहता हूँ। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम चलते हैं अर्थ में मौजूद पेंटागन में, जहाँ रिक शेरिडन का ट्रीटमेंट अब पूरा हो चुका होता है और वो अपनी चेंज और नई बॉडी को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है, जिसे देखकर रिक उसका नाम और वो वहाँ पर क्यों आया है ये पूछता है। डोनाल्ड जवाब देता है, आई एम डोनाल्ड फर्ग्यूसन। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमने तुम्हारा इलाज पूरा कर दिया है और अब तुम जाने के लिए फ्री हो। तुम्हें वापस अपस्टेट यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट रेडी करवा देता हूँ, या अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी छोड़ सकते हैं। रिक उदास होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। डोनाल्ड उसकी हालत समझ कर कहता है, तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब ईजी नहीं था। अगर तुम उस बारे में किसी से बात करोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। रिक गुस्सा होते हुए कहता है, अच्छा, जैसे तुम्हें बड़ा पता है कि मैं अभी किस हालत से गुजर रहा हूँ। डोनाल्ड जवाब देता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। जिस पर रिक और गुस्सा होते हुए अपना एक रैंट चालू कर देता है, जिसमें वो बेसिकली ये कहता है कि तुम्हें क्या पता कि इतने महीने तक मैं एक रोबोट किलिंग मशीन बना दिया गया था। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट के लोगों ने ठीक तो कर दिया और इंसान जैसा भी बना दिया, पर अब मेरे बॉडी पार्ट साइबरनेटिक से एक्सचेंज कर दिए गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सुनकर डोनाल्ड अपनी शर्ट खोलता है और हम और रिक देखते हैं कि डोनाल्ड की भी मोस्ट ऑफ द बॉडी साइबरनेटिक ही होती है। इसका एक हिंट हमें ऑलरेडी पहले भी एक इशू में दिख गया था, जब ओमनीपोटस नाम के विलन से लड़ने के लिए खुद डोनाल्ड भी आ गया था। खैर, डोनाल्ड ये दिखाकर कहता है, मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है, पर हाँ, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ।
मैं एक फील्ड एजेंट हुआ करता था, पर एक मिशन में मैं मारा गया। हालांकि मेरी बची हुई बॉडी को रिकवर कर लिया गया और मेरे ब्रेन के कई पार्ट्स को प्रिजर्व कर लिया गया, जो अब इस बॉडी को पावर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो अब 98% मशीन बन चुकी है। कई टाइम तक मेरे पास इमोशंस नहीं थे और मेरी मेमोरीज़ में भी छेड़छाड़ की गई थी, तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं मरा कैसे था। यहाँ तक कि कई सालों तक मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं अब एक एंड्रॉयड बन चुका हूँ। यहाँ ये वाले एंड्रॉयड नहीं, इस वाले एंड्रॉयड की बात हो रही है। खैर, डोनाल्ड आगे कहता है, इन वजह से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ गई। रिक को रियलाइज़ होता है कि उसकी प्रॉब्लम डोनाल्ड के सामने फिर भी कम ही है, और वो डोनाल्ड से माफ़ी मांगता है और उसे सिंपैथी भी देता है, जिस पर डोनाल्ड कहता है, मेरी वाइफ और मैं अलग होने के बाद फिर एक साथ हो चुके हैं, पर हाँ, मैंने भी ये सब एक टाइम पर अकेले ही झेला है। अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने तुम्हारा जो भी ट्रीटमेंट किया है उससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अनलेस तुम खुद किसी को इस बारे में बताओ। तुम चाहो तो अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। रिक को ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा फील होता है और वो डोनाल्ड से इस बारे में थोड़ी और बात करने लग जाता है। पर सीन फिलहाल चेंज होता है और हम चलते हैं एम्बर के हॉस्टल रूम में, जहाँ गैरी के अलावा उसके बाकी दोस्त भी आए हुए होते हैं। तो एम्बर के दोस्त उससे ये कहते हैं कि अगर गैरी के साथ वो खुश है तो उसे गैरी को ही डेट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसका अभी वाला बॉयफ्रेंड तो टाइम टू टाइम मिलने भी नहीं आता। पर एम्बर इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि गैरी बस उसका अच्छा दोस्त है और बस थोड़ा फ़नी है, तो इसलिए वो कभी कभी उसके साथ बातें करने लगती है। पर वो मार्क को अभी भी पसंद करती है, जिसके बाद वो ये भी पूछती है कि वो लोग मार्क को इतना हेट क्यों करते हैं, जिस पर उसका एक दोस्त कोरी कहता है, मैं तो नहीं हेट करता, मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ। जिस पर उसकी दूसरी दोस्त ब्रिजेट कहती है, एग्जैक्टली, मुझे उसकी यही बात अच्छी नहीं लगती। तुम कितने टाइम से उसे डेट कर रही हो, पर वो आज तक तुम्हारे दोस्तों से भी नहीं मिलने आया है, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मेरा बॉयफ्रेंड पॉल तुम लोगों से मिलने के लिए हमेशा खुश होता है। जिस पर एम्बर कहती है, हाँ, पर किसी को पॉल पसंद ही नहीं है। Emotional damage. तो एम्बर के इस रिप्लाई से उसकी दोस्त थोड़ी चिढ़ती ज़रूर है, पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वो यही पॉइंट आउट करती है कि मार्क महीनों तक गायब रहता है और इस चीज़ को कवर करने के लिए वो अजीब अजीब से एक्सक्यूज़ देता है, जिस पर एम्बर कहती है, उसके अपने कुछ रीजंस हैं। मैं यहाँ पर बस अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड नहीं करने वाली ताकि तुम मुझे चीट करने के लिए उकसाते रहो, तो इस बारे में बात बंद करो। इतने में ही मार्क भी वहाँ आ जाता है और एम्बर के दोस्तों को ग्रीट करता है, जिसके बाद एम्बर बाहर जाकर मार्क से बात करती है। एम्बर पूछती है कि उसने अभी क्या क्या सुना, जिस पर मार्क बताता है कि बस आखिरी की कुछ बातें। इसके बाद मार्क उससे लास्ट टाइम के लिए सॉरी कहता है और फिर वो पूछता है कि वो सही में तो उसे चीट करके गैरी को तो डेट नहीं करेगी, क्योंकि वो मार्क के हिसाब से उससे ज़्यादा बेकार दिखता है। और इस बात पर एम्बर और मार्क गैरी का मजाक बनाकर मूड को थोड़ा लाइट करते हैं, जिसके बाद मार्क एम्बर को डेट के लिए पूछता है और उसके बाकी दोस्तों को भी उनके साथ चलने को कहता है, ताकि वो सभी मार्क को जान सके और अभी जो मार्क को लेकर उनकी शिकायत थी वो ख़त्म हो सके। पर सीन फिलहाल यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं लिजर्ड लीग टीम के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में। तो अगर आपको याद हो तो लिजर्ड लीग टीम इससे पहले भी हमें इशू 19 में दिखाई जा चुकी है, जब मार्क और एम्बर ने मिलकर उन्हें हरा दिया था और उनके लीडर किंग लिजर्ड को जेल में डाल दिया था। तो इन्हीं के सीक्रेट हेडक्वार्टर में किंग लिजर्ड के कई टाइम से वहाँ ना होने पर एक सुप्रीम लिजर्ड नाम का कैरेक्टर लिजर्ड लीग टीम का नया लीडर बनने का ऐलान कर देता है और साथ ही किंग लिजर्ड की भी बेइज्जती कर देता है। पर ये सुप्रीम लिजर्ड शायद न्यूज़ नहीं देखता है और इसलिए उसे ये भी नहीं पता होता है कि डॉक्टर सेस्मिक के रीसेंट अटैक की वजह से सुपर विलन जेल के सभी विलन्स भाग चुके होते हैं, जिसमें किंग लिजर्ड भी शामिल होता है। और इसका खामियाजा उसे अगले ही सीन में भरना पड़ता है, जब किंग लिजर्ड वहाँ आकर सीधा उसके सर पर पट्टे से हेडशॉट मारता है। तो देख लो भाई, इसलिए घर वाले रेगुलरली न्यूज़ देखने को कहते हैं। खैर, किंग लिजर्ड वापस आकर लिजर्ड लीग को ये समझा देता है कि भाई लीडर तो वही रहेगा और जल्दी वो अपने नए मिशन पर भी काम करेंगे। खैर, सीन एक बार फिर चेंज होता है। इस बार हम चलते हैं डेबी ग्रेसन के घर पर, जहां अप्रैल डेबी के नए अडॉप्टेड बेटे ओलिवर को पढ़ा रही होती है। तभी डेबी आकर ओलिवर की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। अप्रैल बताती है कि वो ओलिवर को देखकर काफ़ी शॉक्ड है, क्योंकि एक महीने में ही ओलिवर 4th ग्रेड की मैथ पर पहुँच चुका है। उसके अलावा वो 7th ग्रेड लेवल के बच्चों जितनी रीडिंग कर पा रहा है। अप्रैल आगे कहती है, मैंने कई टैलेंटेड बच्चों को देखा है जो माइंड पढ़ सकते हैं, सिर्फ सोच कर चीज़ों को हिला सकते हैं, पर ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तब ये पूरा सेंटेंस बोल भी नहीं पाता था। डेबी कहती है, हाँ, मैं भी इतनी ही हैरान हूँ। अप्रैल आगे कहती है, इस रेट से तो 1 साल के अंदर ये हमें ही चीज़ें पढ़ाने लग जाएगा। ये सब बातें सुनकर डेबी ओलिवर से कहती है, ये सब तारीफ तुम अपने सर मत चढ़ने देना ओलिवर, अपनी मैथ पूरी करो और फिर जूते पहन लो। मिस अप्रैल को अपने घर जाना है और हमें दुकान तक। जिस पर ओलिवर कहता है, ओके, आई लव यू मॉमी डेबी। सीन फिर एक बार चेंज होता है और हम चलते हैं इस बार स्पेस में, जहां मार्स के एक एडवांस स्पेसशिप में असली रस लिविंगस्टन मौजूद होता है। तो आपको याद ही होगा कि मार्स मिशन के दौरान अर्थ का एक एस्ट्रोनॉट रस मार्स पर ही रह गया था और उसकी जगह एक मार्शियन रस का भेस लेकर अर्थ पर आ गया था। तो असली रस लिविंगस्टन पर सिक्विड्स नाम की एलियन स्पीसीज कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उन्हें अपने आप पर कंट्रोल रखने और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और इस समय रस उनका होस्ट होता है। तभी वहाँ 2 मार्शियंस आते हैं जो एक तीसरे मार्शियन को पकड़ कर लाते हैं और बताते हैं कि वो तीसरा मार्शियन उस स्पेसशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, तो अब उसके साथ क्या किया जाए। सिक्विड से कंट्रोल रस कहता है कि उसे अपनी कलेक्टिव रिमेम्बरेंस से ये याद आ रहा है कि वो मार्शियन मोनार्क प्राइम है, जो उससे पहले मार्स पर रूल कर रहा था और उसी ने ही इतने टाइम से सिक्विड्स को अपना गुलाम बना रखा था। सिक्विड्स आगे कहते हैं, अगर मुझे भरोसा होता कि मेरी आधी आर्मी मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेगी तो मैं तुम्हें सीधा मार ही देता।
तुम्हारे सोल्जर्स की अनसर्टेन लॉयल्टी ही तुम्हारी मुक्ति है। तो बेसिकली सीक्विड्स ने अपने आप पर दोबारा कंट्रोल करने के बाद मार्शियंस को ही अपना गुलाम बना लिया होता है। मतलब एग्जैक्टली गुलाम भी नहीं, क्योंकि जैसा हमने अर्थ पर मौजूद मार्शियन से पता चला था कि आधे से ज़्यादा मार्शियन भी खुद मोनार्क प्राइम से परेशान थे, तो वो गुलाम से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सीक्रेट्स के लिए वॉलंटियर कर रहे थे। पर ऑब्वियसली एक मार्शियन को ही मार देने पर, अब भले ही वो मोनार्क ही क्यों ना हो सकता है कि सीक्रेट्स की मार्शियन से बनी आर्मी में बगावत हो जाए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीक्रेट्स मोनार्क को मारते नहीं हैं। पर सीक्रेट्स आगे कहते हैं, अगर ये अपने सेल में नहीं रुक पाता है तो इसे स्टेसिस यूनिट में डाल देना, मैं इससे दोबारा कोई अटैक नहीं लेना चाहता। और ये सुनकर वो दोनों मार्शियन मोनार्क को लेकर चले जाते और सीक्रेट्स अपने आगे का बड़ा प्लान रिवील करते हुए कहते हैं, कुछ भी मुझे मेरी मंजिल, मेरे प्राइज तक पहुँचने से नहीं रोक सकता, कोई भी मुझे अर्थ जीतने से नहीं रोक सकता। तो सीक्रेट्स की इस बात से हमें पता चलता है कि मार्स पर कंट्रोल करने के बाद अब सीक्रेट्स अर्थ पर ही अटैक करने आ रहे हैं। पर फिलहाल सीन एक बार फिर से चेंज होता है, जी हाँ एक और बार, और हम इस बार चलते हैं वापस एम्बर के हॉस्टल रूम के पास, जहाँ पूरा दिन एम्बर और उसके दोस्तों के साथ बिताकर मार्क और एम्बर वापस एम्बर के रूम पर जा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अब मार्क की एम्बर के दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, जिससे एम्बर के दोस्तों की शिकायत भी खत्म हो जाती है और इस बात से एम्बर भी खुश होती है। पर फिलहाल एम्बर अपना कुछ काम करने चले जाती है और मार्क को भी वापस भेज देती है। और सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम चलते हैं इस बार गार्जियंस के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ इमॉर्टल और डुप्लीकेट चुपके से शादी कर चुके होते हैं और अब एक टाइप से सभी गार्जियंस को रिसेप्शन पार्टी दे रहे होते हैं। सभी हीरोज़ इमॉर्टल और केट को बधाई देते हैं। उसके अलावा इमॉर्टल से हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये उसकी 18वीं शादी थी। जी हाँ, 18वीं शादी। उसके अलावा यहाँ केट एक तरह से रेक्स प्लॉट का मजाक भी बनाती है और नया नया रिक्रूट हुआ शेप शिफ्टर, जो एक्चुअली वो भागा हुआ मार्शियन है, वो भी इमॉर्टल और केट के लिए काफ़ी खुश होता है। तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल चल रहा होता है कि तभी सेसिल वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और कहता है, आई होप कि सब अच्छे होंगे, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है, एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम। इमॉर्टल प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। सेसिल बताता है, लॉन्ग रेंज डिटेक्टर से हमें पता चला है कि अर्थ की तरफ कुछ आ रहा है, कुछ काफ़ी बड़ा। इनफैक्ट हमें पहले लगा था कि ये एक एस्टेरॉयड है, पर उसका फ्लाइट पाथ काफ़ी प्लान्ड है, तो वो एक शिप या किसी तरह का व्हीकल है। रूडी पूछता है, क्या हम उसके सोर्स को मैप कर पाए हैं? डोनाल्ड जवाब देता है, उसके टेलीमेट्री के अकॉर्डिंग हमें उसका ओरिजिन पॉइंट मार्स लग रहा है। ये सुनकर शेप शिफ्टर कहता है, क्या तुमने मार्स कहा? पर फिलहाल यहाँ से सीन चेंज होता है और हम चलते हैं अफ्रीका, ईव के घर पर। तो मार्क एम्बर के साथ घूमने के बाद ईव के पास आ जाता है। इसका भी सही चल रहा है भाई। खैर, मार्क को देखकर ईव काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मार्क के डायमेंशन ट्रैवल के बाद तो हम और मार्क इस खुशी का रीज़न भी जानते हैं। ईव मार्क को हग करती है और उसकी मम्मी के साथ हुए हादसे पर दुख जताती है, जिसके बाद मार्क और ईव के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है और दोनों बस एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मार्क और ईव एक दूसरे को किस कर देते हैं और इसी लव ट्रायंगल के क्लिफ हैंगर पर इशू 38 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस सीन के बाद मार्क और ईव का रिलेशन किस डायरेक्शन में जाएगा? वहीं इन सब के बीच में एम्बर का क्या होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।